हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल मॉक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 34 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये जो मॉक सीरीज़ है ये आपको डेली प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी ये मॉक सीरीज़ इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। इस सीरीज़ में हमारे द्वारा करंट के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं, ताकि करंट अफेयर्स भी आपके इसी मॉक सीरीज से ही कवर हो जाएं। तो चलिए आज के इस मॉक सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.6 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स PDF यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तकनीकी सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। देखिए, हाल ही में तकनीकी सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते, भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और फरवरी 2022 में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की थी कि वे इस तरह के समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए, कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखिए जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हाल ही में जारी FIH वर्ल्ड रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया जो है ये टॉप यानी शीर्ष पर रहा है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में जो FIH वर्ल्ड रैंकिंग जारी की गई है, इसमें टॉप पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। इसके अलावा एक पॉइंट और ध्यान रखिए कि आपका काकाडू नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। पूछा जाता है आयोग के द्वारा, काकाडू नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। ये स्थित है आपके ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं उन्मुक्त चंद। उन्मुक्त चंद बने हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बायोटेक एक्सपो 2022 का उद्घाटन किसने किया है। देखिए, हाल ही में बायोटेक एक्सपो 2022 का उद्घाटन हुआ है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कहाँ पर नई दिल्ली में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया है। और उन्होंने बायोटेक उत्पाद ई पोर्टल जो है भी लॉन्च किया है। ई पोर्टल भी इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। और देश के पहले बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का जो आयोजन है ये दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया गया। और इस आयोजन का शुभारंभ कब किया गया? 9 जून को। इस आयोजन का शुभारंभ 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन कर किया गया। और एक्सपो का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिए। एक्सपो का जो आयोजन है ये जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा किया गया था। और एक्सपो की थीम क्या रखी गई थी? एक्सपो की जो थीम है वो बायोटेक स्टार्टअप नवोन्मेष आत्मनिर्भर भारत की ओर रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हाल ही में किस राज्य की श्रेया लेंका पेशेवर के पॉप कलाकार बनने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? तो देखिए श्रेया लेंका जो है ये पेशेवर की पॉप कलाकार बनने वाली पहली भारतीय बन गई हैं और ये किस राज्य की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य की। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। ओडिशा राज्य की हैं श्रेया लेंका, जो कि पेशेवर के पॉप कलाकार बनने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। देखिए ओडिशा की रहने वाली श्रेया लेंका भारत से पहली के पॉप स्टार बन गई है। श्रेया का ब्लैक स्वान बैंड के लिए, किस बैंड के लिए? ब्लैक स्वान बैंड के लिए, ब्लैक स्वान बैंड के लिए चयन जो है वो यूट्यूब पर ऑडिशन देकर हुआ था। इन्होंने यूट्यूब पर ही ऑडिशन दिया था जिसके द्वारा इनका चयन किया गया और श्रेया ने कई सारे ड्रामा देखकर और ऑनलाइन ही कोरियन भाषा सीखी थी। और ओडिशा की रहने वाली जो श्रेया लेंका है ये मात्र 18 साल की हैं। 18 साल की श्रेया लेंका जो है ये पॉप कलाकार बनने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंच केदारों में किसकी पूजा शीतकाल में गोपेश्वर में होती है? देखिए पंच केदारों की बात करें तो पंच केदारों में किसकी पूजा? रुद्रनाथ की जो पूजा है वो शीतकाल में कहाँ पर? गोपेश्वर में होती है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए रुद्रनाथ मंदिर जो है ये आपके किस जनपद में स्थित है? रुद्रनाथ की बात करें तो ये है आपके किस जनपद में? चमोली जनपद में ये स्थित है रुद्रनाथ मंदिर। और इस मंदिर में भगवान शिव के मुख की यहाँ पर पूजा की जाती है और शीतकाल में यहाँ पूजा कहाँ पर होती है? गोपेश्वर मंदिर में, गोपेश्वर में इसकी पूजा होती है। गोपेश्वर मंदिर में ये पूजा होती है। और रुद्रनाथ जो है, ध्यान दीजिएगा, रुद्रनाथ ये चतुर्थ पंच केदारों में ये चतुर्थ केदार है और ये पितृ तीर्थ के रूप में भी प्रसिद्ध केदार है। ध्यान रखिएगा, पितृ तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध केदार कौन सा है? रुद्रनाथ, जो कि चतुर्थ केदार है। पंच केदारों में ये कौन सा केदार है? चतुर्थ केदार है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के भीष्म पितामह के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए उत्तराखंड के भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है किसको? बैरिस्टर मुकुंदी लाल को। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बैरिस्टर मुकुंदी लाल को उत्तराखंड के भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। देखिए इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1885 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? चमोली जिले में इनका जन्म हुआ बैरिस्टर मुकुंदी लाल का। और मौला राम के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और देखिए 1922 ईस्वी में लैंसडाउन से तरुण कुमाऊं जो मासिक पत्रिका है, तो इस मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। कब किया? वर्ष 1922 ईस्वी में, जो कि मेजनी के यंग इटली के तर्ज पर था। ध्यान दीजिएगा, तरुण कुमाऊं जो है ये मेजनी के यंग इटली के तर्ज पर था, ये ध्यान रखेंगे। तो मेजनी के यंग इटली के तर्ज पर कौन सी पत्रिका थी पूछा जाए तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तरुण कुमाऊं, जिसका जो संपादन है ये वर्ष 1922 में किसके द्वारा? बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा किया गया। देखिए 1938 की बात करें तो 1938 ईस्वी में नरेंद्र शाह ने मुकुंदी लाल को टिहरी हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया था। और वीरचंद सिंह गढ़वाली जो पेशेवर कांड के नायक माने जाते हैं, तो वीरचंद सिंह गढ़वाली की जो केस की पैरवी थी, वीरचंद सिंह गढ़वाली की ओर से मुकुंदी लाल ने केस लड़ा था। इन्होंने ही, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने ही वीरचंद सिंह गढ़वाली की ओर से केस लड़ा था। अगला देखिएगा, आर्यों का
आदि निवास मध्य हिमालय नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय नामक जो प्रसिद्ध रचना है वो किसकी है? वो है आपके भजन सिंह की। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भजन सिंह, इनका जन्म कब हुआ? 26 अक्टूबर 1905 ईस्वी को पौड़ी के कोटसाड़ सितोनस्यू गांव में इनका जन्म हुआ था। और भारत की आज़ादी के लिए संघर्षरत भारत नौजवान सभा की सदस्यता ग्रहण कर एक गुप्त योजना के अंतर्गत ये फौज में भर्ती हो गए थे तथा 1926 की बात करें तो 1926 ईस्वी से लेकर 1945 ईस्वी तक सैनिकों के बीच रहकर राष्ट्रीयता की भावना का ये प्रसार करते रहे। और ये पेशावर कांड के नायक वीरचंद सिंह गढ़वाली के मुख्य प्रेरणा स्रोत थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाए आपसे कि पेशावर कांड के नायक वीरचंद सिंह गढ़वाली के मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो ये कौन थे? भजन सिंह थे। और इन्होंने, भजन सिंह ने हिंदी, एक तो हिंदी, दूसरी गढ़वाली, हिंदी और गढ़वाली में लगभग 20 पुस्तकों की रचना की थी। जिसमें हिंदी की बात करें तो हिंदी में कौन कौन सी इनकी रचनाएं थी वो नोट कर लीजिएगा। देखिए, अमृत वर्षा जो है इनकी हिंदी की रचना है। इसके अलावा देखिए, माँ भी इन्हीं की रचना है। प्रेम बंधन भी इनकी हिंदी की ही रचना है। साथ ही साथ कन्या विक्रय, मेरी वीणा नोट कर लीजिएगा, आयोग द्वारा पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में बना है आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय, ये रचना किसकी है? तो इसी तरीके से आपको और भी रचनाएं दे दिए जाएंगे। आपको बताना होगा की रचना किसके द्वारा रची गई है। तो इसके अलावा देखिए, मेरी वीणा और साथ में आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय, तो इनकी जो रचना है ये किस भाषा में रची गई है? हिंदी भाषा की ये रचनाएं हैं। और गढ़वाली की बात करें, गढ़वाली भाषा की इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? देखिए, गढ़वाली में इनकी रचनाएं हैं सिंहनाद, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंहनाद रचना अक्सर पूछी जाती है। इसके अलावा सिंह सद गई। इसके अलावा गढ़वाली लोकोक्तियां, इसके अलावा वीर वधु और देवकी, इनमें से ये गढ़वाली भाषा की इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और देखिए, इनका नाम अंतर्राष्ट्रीय बायोग्राफी पुस्तक में भी अंकित है। ये पॉइंट भी आपका महत्वपूर्ण है। जो आपके भजन सिंह हैं, इनका नाम अंतर्राष्ट्रीय बायोग्राफी पुस्तक में भी अंकित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है? देखिए, शिवालिक श्रेणी, इसका प्राचीन नाम बताना है। तो शिवालिक श्रेणी, इसका प्राचीन नाम था मैनाक पर्वत। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, शिवालिक क्षेत्र या शिवालिक हिमालय जो है, इसको बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। और ये हिमालय की नवीनतम श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी जो है ये हिमालय की नवीनतम श्रेणी है। और नवीन होने के कारण इसमें क्या पाया जाता है? जीवाश्म पाया जाता है। बाह्य हिमालय क्षेत्र की औसत ऊंचाई की बात करें तो 700 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक यहाँ पर शिवालिक जो श्रेणी है इसकी औसत ऊंचाई होती है। यहाँ बाह्य हिमालय क्षेत्र की औसत ऊंचाई होती है 700 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक। और इस क्षेत्र में भूस्खलन व कटाव के कारण गहरी घाटियां पाई जाती हैं। और राज्य में सर्वाधिक जो वर्षा होती है ये शिवालिक क्षेत्र में या फिर बाह्य हिमालय क्षेत्र में होती है। कहाँ यहाँ पर वर्षा की बात करें, कहाँ पर सबसे ज़्यादा? शिवालिक श्रेणी में या बाह्य हिमालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। यहाँ पे वर्षा की बात करें तो 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है। और खनिज की दृष्टि से ध्यान दीजिएगा, खनिज की बात करें यहाँ पे तो खनिज की दृष्टि से राज्य का बाह्य हिमालय या शिवालिक क्षेत्र
बहुत ही महत्वपूर्ण है, खनिज की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है बाह्य हिमालय या फिर शिवालिक क्षेत्र। और इन क्षेत्रों में गर्म शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे जलवायु कैसी पाई जाती है? गर्म शीतोष्ण जलवायु, गर्म शीतोष्ण यहाँ पे जलवायु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी है। देखिए पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है, ये बताना है। पूर्वी धौली गंगा जो है वो किसकी सहायक नदी है, वो बताना है। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है काली नदी की। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है काली नदी की। और देखिए काली नदी की बात करें तो काली नदी पिथौरागढ़ के सुदूर उत्तर क्षेत्र में तिब्बत बॉर्डर के पास स्थित जैक्सन श्रेणी के पूर्व ढाल पर लिपू लेक के पास स्थित काला पानी नामक स्थान से निकलती है। काली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? काला पानी नामक स्थान से इस नदी का उद्गम होता है। और देखिए स्थानीय भाषा में इसको काला पानी गाड़ या काली गंगा भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्थानीय नाम पूछा जा सकता है। तो स्थानीय नाम क्या है इसका? काला पानी गाड़, काला पानी गाड़, या फिर इसको काली गंगा भी इसको कहा जाता है। और यह नदी काकागिरी पर्वत के समांतर तथा भारत नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए बहती है। पूछा जाए आपसे कि कौन सी नदी भारत और नेपाल का बॉर्डर निर्धारित करती है या भारत और नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए बहती है, तो ये कौन सी नदी है? काली नदी है। और पिथौरागढ़ के बाद या चंपावत में प्रवेश ये नदी करती है। भारत और नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए बहती है और पिथौरागढ़ के बाद ये चंपावत में प्रवेश करती है और टनकपुर के निकट स्थित पूर्णागिरि तीर्थ के पास बरमदेव मंडी के बाद ये शारदा के नाम से जानी जाती है। शारदा के नाम से ये कहाँ पर प्रवेश करती है? नेपाल में। शारदा के नाम से नेपाल में यह नदी किस नाम से प्रवेश करती है? शारदा के नाम से। शारदा के नाम से ये जानी जाती है यहाँ से। और स्कंद पुराण में इसको क्या कहा गया है? श्यामा नदी कहा गया है स्कंद पुराण में काली नदी को। और इसके जल को पवित्र नहीं कहा गया है। काली नदी का जो जल है इसको पवित्र नहीं कहा गया है। और कुठियागत्ती नदी, इसके अलावा पूर्वी धौली गंगा, गोरी गंगा, सरयू, लोहावती व लधिया आदि इसकी सहायक नदियां हैं। तो कौन कौन सी सहायक नदी है काली नदी की, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है आपका। अगला देखिए, हस्तशिल्प सामग्री मोष्टा बनाया जाता है। देखिए हस्तशिल्प सामग्री है मोष्टा, जो कि किससे बनाया जाता है? ये बनाया जाता है रिंगाल से। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए रिंगाल जो है ये चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आदि जनपदों का प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है। ध्यान रखिएगा, रिंगाल जो है कहाँ कहाँ का? चमोली जनपद का, इसके अलावा अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आदि जनपदों का ये प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है। और रिंगाल से डाले हो गई, कंडी, चटाई, सूप, टोकरी, मोष्टा आदि तैयार किए जाते हैं, जिनका उपयोग घरेलू एवं कृषि कार्यों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेशन पसंद आ रहा है आपको, आप लाइक कर लीजिएगा। जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस सेशन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और डेली आपको ये सेशन प्रोवाइड कराया जाना है, तो आप सभी लोग डेली इस सेशन को फॉलो जरूर कीजिएगा। और पुराने प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर, और जिन लोगों ने अभी भी प्लेलिस्ट जाके नहीं देखी है, पुराने वीडियोस को नहीं देखे हैं, तो आप देख लीजिए। अभी तक आपको 33 अराउंड जो पार्ट है वो प्रोवाइड करा दिए गए हैं। 34 पार्ट आज का ये पार्ट है। तो जिन लोगों ने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। अगला देखिएगा, ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो देखिए ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? भानु अथैया। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखिए भानु अथैया जो है ये सिनेमा में
भानु अथैया सिनेमा में महसूर ड्रेस डिज़ाइनर के रूप में जानी जाती है। महसूर ये ड्रेस डिज़ाइनर है सिनेमा में। तो वह ऐसी पहली भारतीय महिला हैं जिन्हें ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया है और इन्हें वर्ष 1983 ईस्वी में गाधी फिल्म के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का एकेडमी अवार्ड भी मिला था। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस चित्रकला की शैली से संबंध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस चित्रकला शैली से संबंध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली से। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सेकंड, किशनगढ़ शैली। तो देखिए, बनी ठनी एक भारतीय चित्रकला है जो किशनगढ़ चित्रकला से संबंधित है। इनकी रचना निहाल चंद ने की थी। इनकी रचना बनी ठनी जो चित्रकला शैली, इसकी रचना किसने की थी? निहाल चंद ने। निहाल चंद ने इसकी रचना की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसको भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। पूछा जाए आपसे भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है तो आपको पता रहना चाहिए। और बनी ठनी तो राजस्थानी शब्द है और इसका हिंदी मतलब क्या होता है? सजी धजी। बनी ठनी का मतलब सजी धजी इसका अर्थ होता है हिंदी में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई? देखिए, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1988 में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, इसको सेबी भी, इन शॉर्ट इसको सेबी बोला जाता है। तो सेबी भारत में प्रतिभूति और वित्त नियामक बोर्ड है। तो इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सेबी भारत में प्रतिभूति और वित्त नियामक बोर्ड है और इसकी स्थापना कब की गई? 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी तथा सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को इसको प्राप्त हुई। और देखिए, सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का फुल फॉर्म होता है। तो इसका मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पर? मुंबई, महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। महाराष्ट्र राज्य के मुंबई के बंद्रा कुर्ला परिसर के व्यावसायिक जिले में इसका मुख्यालय है। और नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी व पश्चिमी क्षेत्रीय इसके कार्यालय हैं। तो कहाँ कहाँ पर इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, मिशन इंद्रधनुष संबंधित है। देखिए, मिशन इंद्रधनुष ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है टीकाकरण से। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, मिशन इंद्रधनुष अभियान को भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए मिशन इंद्रधनुष को सुशासन दिवस, किस दिवस? सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2014 प्रारंभ किया गया था। और इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य उन बच्चों का टीकाकरण करना था जिन्हें टीके नहीं लगे हैं या फिर डिप्थेरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, खसरा तथा हेपेटाइटिस बी को रोकने जैसे 7 टीके आंशिक रूप से लगे हैं। तो ये जो आपका मिशन इंद्रधनुष है ये टीकाकरण से संबंधित है। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है आयोग के द्वारा, तो ध्यान रखिए। अगला देखिएगा, जिन लोगों को सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को सपोर्ट करना है स्टडी विद एम को। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप सभी लोग शेयर कीजिए इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा। अगला देखिए, सबला योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? सबला योजना जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी? किस वर्ष? वर्ष 2010 में इसकी शुरुआत की गई है सबला योजना की। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, सबला योजना 19 नवंबर
2010 को शुरू की गई और इस योजना के तहत 11 से लेकर 18 वर्ष की किशोरियां जो कि स्कूल नहीं जाती और उनका विकास सुनिश्चित करना है। तो 11 से लेकर 18 वर्ष तक की किशोरियों के लिए यह योजना सबला योजना चलाई गई है। उनके विकास के लिए यह योजना चलाई गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून में इसका मुख्यालय है। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए, वर्ष 1767 ईस्वी में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना है वो कहाँ पर? बंगाल में हुई थी। ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1767 में इसकी स्थापना कहाँ पर? बंगाल में हुई थी, जिसका मुख्यालय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1942 ईस्वी को बंगाल से देहरादून जनपद में स्थानांतरित किया गया। वर्ष 1942 में इसका मुख्यालय कहाँ से? बंगाल से देहरादून स्थानांतरित किया गया और यह विभाग भारत का एकमात्र भू मानचित्र सर्वेक्षण का कार्य करता है। और वर्ष 1830 ईस्वी की बात करें तो वर्ष 1830 ईस्वी में एवरेस्ट इसके महासर्वेक्षक नियुक्त हुए। 1830 में इसके महासर्वेक्षक कौन नियुक्त हुए? एवरेस्ट, जिन्होंने 1852 ईस्वी को विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की ऊंचाई 29,002 फीट घोषित की थी और इन्हीं के नाम पर उस चोटी का नाम क्या रखा गया? एवरेस्ट रखा गया था। अगला देखिएगा, ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं। देखिए, ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में कौन जाने जाते हैं? उत्तम दास जाने जाते हैं। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, राज्य के एकमात्र ढोल सागर ज्ञाता है उत्तम दास। और देखिए, भंडारी कमेटी की सिफारिश पर, किस कमेटी? भंडारी कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने वर्ष 2015 में किसको? ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया था। और ढोल एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसको तांबे, पीतल व चांदी की धातु पर बकरी की खाल लगाकर बनाया जाता है और ढोल से 22 तरह के ताल बजाए जाते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, टिहरी बांध बनाने की जो स्वीकृति है ये योजना आयोग के द्वारा कब दी गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिहरी बांध बनाने की स्वीकृति योजना आयोग के द्वारा किस वर्ष दी गई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1972 ईस्वी में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है आपका। देखिए, टिहरी डैम का आधिकारिक नाम की बात करें तो इसका आधिकारिक नाम क्या है? स्वामी राम तीर्थ सागर। स्वामी राम तीर्थ सागर इसका आधिकारिक नाम है। और इसका स्थानीय नाम की बात की जाए तो स्थानीय नाम है इसका सुमन सागर। सुमन सागर इसका स्थानीय नाम है। तो दोनों ही नाम आप नोट कर लीजिए। और टिहरी बांध बनाने की जो स्वीकृति है ये योजना आयोग के द्वारा 1972 ईस्वी में दी गई थी और यह बांध भागीरथी व भिलंगना नदियों के संगम पर बना है। टिहरी बांध जो है ये एशिया का सबसे ऊंचा और दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। टिहरी बांध का कार्य वर्ष 1978 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने प्रारंभ किया था और टिहरी परियोजना को राष्ट्र के गांव की संज्ञा दी गई है। टिहरी बांध की 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है, जो प्रारंभ में कितनी मेगावाट की थी? 600 मेगावाट की ये परियोजना थी प्रारंभ में। और इस बांध से ध्यान दीजिएगा, जो टिहरी बांध है इस बांध से 400 मेगावाट का कोटेश्वर बांध बना है, जो कि किस नदी पर? भागीरथी नदी पर बना है। 400 मेगावाट का कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर बना है। और टिहरी बांध जलाशय
42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है और इसे स्वामी राम तीर्थ सागर के नाम से जाना जाता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि टिहरी जो है टिहरी डैम का रूस के साथ समझौता, रूस के साथ टिहरी बांध निर्माण का जो समझौता हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रूस के साथ टिहरी बांध निर्माण का समझौता कब हुआ था। अगला देखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी पत्थर निर्मित बांध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए, एशिया का सबसे बड़ा निर्मित मिट्टी पत्थर निर्मित बांध है कालागढ़ बांध। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कालागढ़ बांध जो है ये किस जनपद में स्थित है? पौड़ी गढ़वाल में ये स्थित है। कालागढ़ बांध की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता की बात करें तो 144 मेगावाट की ये परियोजना है और यह परियोजना पौड़ी गढ़वाल में किस नदी पर? गंगा नदी पर स्थित है और वर्ष 1981 से यह परियोजना कार्यरत है। अगला क्वेश्चन देखिए, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य किस जनपद में स्थित है? अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य ये स्थित है आपके किस जनपद में? पिथौरागढ़ जनपद में। जिन लोगों ने अभी भी सेशन को शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दीजिए और आप सभी लोग कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा कि आपको आज का ये सेशन कैसा लगा। जिन लोगों ने शेयर नहीं किया जल्दी से शेयर कर दीजिए। तो देखिए, अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1986 ईस्वी में पिथौरागढ़ में की गई थी और यह वन्य जीव विहार कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 600 वर्ग किलोमीटर 600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला है। और अस्कोट वन्यजीव विहार कस्तूरी मृग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखेंगे, कस्तूरी मृग के लिए ये प्रसिद्ध है। और देखिए, पिथौरागढ़ में ही एक स्थान और है जिसका नाम है चौकड़ी डांडा, चौकड़ी डांडा, जो कि कहाँ पर? पिथौरागढ़ में स्थित है। तो ये कस्तूरी मृग फार्म है, चौकड़ी डांडा में कस्तूरी मृग का फार्म है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिए। अगला देखिए, राज्य में सोना किस वृक्ष को कहा जाता है? देखिए, राज्य में सोना कहा जाता है किस वृक्ष को? बांज वृक्ष को। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, उत्तराखंड का वरदान भी बांज वृक्ष को ही कहा जाता है और विश्व में बांज की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 40 प्रजातियां विश्व में पाई जाती हैं बांज की। और उत्तराखंड में बात करें तो उत्तराखंड में इसकी कितनी प्रजातियां? 5 प्रजातियां पाई जाती हैं और यह एक प्रकार का शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा होता है बांज। और बांज वृक्ष को राज्य में शिव की जटा भी कहा जाता है। और इसके वैज्ञानिक नाम की बात की जाए तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? क्वरकस ल्यूकोटोकोफ्रा, क्वरकस ल्यूकोटोकोफ्रा इसका वैज्ञानिक नाम है। और सफ़ेद बांज पर्यावरण की दृष्टि से वह महत्वपूर्ण वृक्ष है, ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आज का ये सेशन आपको पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और कल सुबह आपको हिंदी की सीरीज़ में मिलेगी, तो आप सभी लोग कल सुबह 10 बजे हिंदी की सीरीज़ जरूर ज्वाइन कीजिएगा। शाम को आपको डेली रात को 8 बजे ये वाली सीरीज़ मिलती है। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी विद एम को सपोर्ट कीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।